महेश ने कहा, माया, आज शाम को गाड़ी से मुझे मुंबई जाना है, मेरा सूटकेस तैयार कर देना। शाम को जाना है और अब बता रहे हैं? कल रात भी तो बता सकते थे। माया को पति की लापरवाही पर क्रोध आ रहा था। ऐसी कौन सी नई बात है, हमेशा ही तो मुझे बाहर आना जाना पड़ता है। महेश ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कब तक लौटोगे? आने वाले दिनों के अकेलेपन की कल्पना से माया भावुक हो गई। यही कोई 10 दिन लग जाएंगे, तुम चाहो तो अपनी मौसी के यहाँ चली जाना, नहीं तो आया से रात को यहीं सो जाने को कहना, कहकर महेश अपना ब्रीफकेस लेकर निकल पड़ा। दरवाजा बंद कर माया सोफे पर आ बैठी तो उसका दिल भर आया। माया कुछ क्षण घुटनों में सिर छिपाए बैठी रही। अपनी कारोबारी दुनिया में खोए रहने वाले महेश के पास माया के लिए 2-4 पल भी नहीं रह गए हैं। कम से कम सुषमा साथ होती तो ये दुख वो भूल जाती। इतने बड़े मकान में घंटों अकेले पड़े रहना कितना खलता है। माया के 12 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में न कोई महकता क्षण है, न कोई मधुर स्मृति। महेश शाम को ऑफिस से लौटकर झटपट तैयार हो निकल पड़ा। रसोई की बत्ती बुझाकर माया कमरे में चली आई। माया लेट चुकी थी, नींद तो आने से रही। अलमारी से यूं ही एक किताब लेकर पलंग पर बैठ गई। पहला पन्ना उलटते ही माया की नजर वहीं ठहर गई। प्यार सहित सौरभ। माया के 20वें जन्म दिवस के अवसर पर सौरभ ने ये किताब उसे भेंट की थी। माया का मन अतीत की स्मृतियों में खो गया। माया, मेरे सौरभ भैया अपनी पढ़ाई खत्म करके कोलकाता से आ गए हैं। भैया भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, शाम को आना। रिंकू कॉलेज जाते समय उसे न्योता दे गई। माया का संगीत प्रेम उसे शाम को रिंकू के घर खींच ले गया। सौरभ ने वायलिन बजाना शुरू किया और माया वायलिन की धुनों में खो गई। सौरभ की नौकरी उसके पिता की फैक्ट्री में ही लग गई। माया नई नई धुनें सीखने के लिए सौरभ के पास जाने लगी थी। सौरभ उसकी खूबसूरती व मासूमियत पर फिदा हो गया था। एक दिन सौरभ ने अचानक ही पूछ डाला, माया, अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? किस बारे में? हम दोनों के विवाह के बारे में। माया वायलिन एक ओर रखकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। लॉन में लाल गुलाब खिले हुए थे। वो उन फूलों को कुछ पल निहारती रही। आज तक वो पापा के सामने खड़ी हो बेझिझक कोई बात नहीं कर पाई है, फिर इतनी बड़ी बात भला कैसे कह पाएगी? किंतु आखिर कब तक टाला जा सकता है। देखते देखते 3 वर्ष बीत गए थे। उसने एमएससी कर लिया था। अब तक तो पढ़ाई का बहाना करके वो सौरभ को रुकने के लिए कहती आई थी। अचानक उसे एक बात सूझ गई। वो बोली, सौरभ, तुम स्वयं ही आकर पापा से कह दो ना, मुझे बड़ी झिझक हो रही है। माया, झिझक नहीं, डर कहो। समस्या से दूर भागने की ये सोच ही तुम्हारी कमजोरी है। खैर ठीक है, मैं कल शाम को आऊंगा। सौरभ ने हंसते हुए माया से विदा ली। पापा ने दफ्तर से आकर चाय पी और अखबार लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। माया का दिल ये सोचकर धक धक कर रहा था कि बस अब सौरभ आता ही होगा। थोड़ी देर बाद सौरभ आया। हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते अंकल। कुछ देर तक इधर उधर की आम बातें हुई। फिर सौरभ ने अपने स्वभाव के मुताबिक सीधे प्रस्ताव रख दिया, अंकल, मैं और माया एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपसे माया का हाथ मांगने आया हूं। क्या? उनके हाथ से अखबार गिर गया। उन्हें अपनी सरल संकोची बेटी के इस फैसले पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ पलों बाद उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए कठोर आवाज में कहा, देखो सौरभ, मुझे ये बचकाना तरीका बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग खुद विवाह का निर्णय करो, ये गलत है। अच्छा, तुम अपने पापा को भेजना। अच्छी बात है, मैं अपने पापा को भेज दूंगा। सौरभ उठकर नमस्ते करके चल पड़ा। रविवार को वृद्ध ज्योतिषी आ पहुंचे। कमरे में मौन छाया था। माया और सौरभ की कुंडली सामने बिछाकर लंबे समय तक गणना करने के बाद ज्योतिषी ने सिर उठाया। रमाकांत, दोनों कुंडलियां तनिक मेल नहीं खाती। कन्या पर गंभीर मंगल दोष है। लड़के की कुंडली तो गंगा जल की तरह दोषहीन है। मंगल दोष वाली कन्या का विवाह उसी दोष वाले वर के साथ होना ही श्रेष्ठ होता है। तुम्हारी कन्या का विवाह इस वर के साथ होने पर 4 से 5 बरसों में ही वर की मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी के शब्द सबको दहला गए।
सौरभ के पापा सिर झुकाए चले गए। पर्दे की ओट में बैठी माया जड़ हो गई। पंडित जी के शब्द मानो कोई माने नहीं रखते। नहीं, वो कुछ नहीं सुन रही थी। ये तो कोई बुरा सपना है। माया ख्यालों में खो गई। दीदी, बैठे बैठे सो रही हो क्या? पापा कब से बुला रहे हैं तुम्हें। छोटी बहन ने माया को झकझोर कर उठाया। माया बोझिल कदमों से पापा के सामने जा खड़ी हुई थी। कमरे में उनकी आवाज गूंज उठी। माया, ज्योतिषी ने साफ कह दिया है, दोनों जन्म कुंडलियां तनिक भी मेल नहीं खाती। ये विवाह हो ही नहीं सकता। अनिष्ट के लक्षण स्पष्ट हैं। भूल जाओ सब कुछ। माँ का दबा गुस्सा फूट पड़ा था। लड़की माँ बाप का लिहाज न कर स्वयं वर ढूंढने निकलेगी तो अनर्थ नहीं तो और क्या होगा। कान खोलकर सुन लो, उससे मेलजोल बिल्कुल बंद कर दो। कोई गलत कदम उठाकर उस भले लड़के की जान मत ले लेना। कहने सुनने को अब रह ही क्या गया था। माया चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट आई थी। माया लॉन में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। मन पढ़ने में लग ही नहीं रहा था। माया अपने अंदर ही घुटती जा रही थी। देखते देखते 3 माह गुजर गए। न सौरभ का कोई फोन आया, न मिलने की कोशिश ही की। क्या करे वो? सौरभ कोलकाता में नई नौकरी के लिए जा चुका था। वो कश्मकश में थी। वो नहीं विश्वास करती थी ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर। ज्योतिषी की बात पत्थर की लकीर है क्या? वो सौरभ से विवाह जरूर करेगी, लेकिन अगर पंडित जी की वाणी सही निकल गई तो? अशोक भैया ने पंडित जी का विरोध कर विवाह किया था। आज विधुर हुए बैठे हैं नन्ही पुत्री को लिए। ज्योतिषी का लोहा पूरा परिवार मानता है। क्या उसके प्यार में स्वार्थ की ही प्रधानता है? सौरभ के जीवन से बढ़कर क्या उसका निजी सुख है? नहीं नहीं, सौरभ के अहित की बात तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। सौरभ से हमेशा के लिए बिछोड़ने की बात सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा है। खटाक कोई गेट खोलकर आ रहा था। अरे, 3 महीने बाद आज रिंकू आ रही है। रिंकू उसके पास आकर कुछ पल मौन खड़ी रही। चुप्पी तोड़ते हुए रिंकू ने कहा, माया, कल मेरा जन्मदिन है, छोटी सी पार्टी रखी है, घर आओगी ना? माया ने डबडबाती आंखों से रिंकू को देखा। पता नहीं माँ तुम्हारे घर जाने की अनुमति देंगी कि नहीं। रिंकू वापस चली गई तो माया ने किसी तरह माँ को मनाकर रिंकू के घर जाने की अनुमति ले ली। माया की उदासी ने शायद माँ का दिल पिघला दिया था। अगले दिन रिंकू के घर जाकर वो बेमन से ही पार्टी में भाग ले रही थी। तभी उसे लगा कोई उसके निकट आ बैठा है। पलटकर देखा तो हैरान रह गई थी। सौरभ! माया खुशी के मारे लगभग चीख पड़ी थी। फिर सोचने लगी कि कब आया सौरभ कोलकाता से। रिंकू ने कल कुछ भी नहीं बताया था। सौरभ और माया लॉन में एक ओर जाकर बैठ गए। माया का जी बुरी तरह घबरा रहा था। सौरभ से इस तरह अचानक मुलाकात के लिए वो बिल्कुल तैयार न थी। माया, आखिर क्या निर्णय किया तुमने? मैं ज्योतिषियों की बात में विश्वास नहीं रखता। भविष्य की किसी अनिश्चित अनिष्ट की कल्पना मात्र से वर्तमान को नष्ट करना भला कहाँ की अक्लमंदी है। छोड़ो अपना डर, हम विवाह जरूर करेंगे। सौरभ का स्वर दृढ़ था। ओह सौरभ, बात मेरे अनिष्ट की होती तो मैं जरा भी नहीं सोचती, लेकिन तुम्हारे अनिष्ट की बात सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। बोलते हुए माया की सिसकियां नहीं रुक रही थी। माया, तुम सारा भार मुझ पर डालकर हाँ कर दो। विवाह के लिए मन का मेल ग्रहों व कुंडलियों के बेतुके मेल से अधिक महत्वपूर्ण है। सौरभ के स्वर में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। नहीं सौरभ नहीं, मैं किसी भी तरह मन को समझा नहीं पा रही हूं। यह अपराध भाव लिए मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती। माया ने आंसू पोंछ लिए। तो मैं समझूं कि हमारे बीच जो कुछ था वो समाप्त हो गया। ठीक है माया, सिर्फ यादों के सहारे हम जीवन की लंबी राह काट नहीं सकेंगे। जल्दी ही दूसरी जगह विवाह कर प्रसन्नता से रहना। सौरभ चला गया था। अकेली बैठी माया बुत बनी उसे देखती रह गई। माया अपने ही कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। सौरभ वापस कोलकाता चला गया। अपनी नौकरी में रम गया था। रिंकू लखनऊ चली गई थी। सप्ताह माह में बदलकर अतीत की कभी न खुलने वाली गुहा में फिसलकर बंद हुए जा रहे थे। माया दिन भर कॉलेज में व्यस्त रहती थी।
शाम को घर लौटते ही उदासी के घेरे में घिर जाती थी। देखते देखते सौरभ से बिछुड़े पूरा 1 वर्ष बीत गया था। एक दिन शाम को कॉलेज से लौटकर सामने रिंकू को बैठी देख माया को बड़ा आश्चर्य हुआ। रिंकू अचानक लखनऊ से कैसे आ गई? चाय पीते हुए दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं। फिर रिंकू ने अपना पर्स खोलकर एक सुंदर सा शादी का कार्ड माया की ओर बढ़ाया। माया, अगले रविवार को सौरभ भैया की शादी है। भैया का अव्यवस्थित जीवन और अंदर ही अंदर घुलते जाना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको शादी के लिए तैयार किया है। तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। रिंकू का चेहरा गंभीर हो गया था। मूर्तिवत बैठी माया को करुण नेत्रों से देखती हुई रिंकू चली गई थी। माया कार्ड को भावहीन नेत्रों से देखती रही। दिल में कई बातें उठने लगीं। क्या उसका सौरभ पराया हो गया मात्र 1 वर्ष में? सुमिता जैसी सुशील सुकन्या को पाकर सौरभ का जीवन खिल उठेगा। एक वो है जो सौरभ की याद में घुलती जा रही है, लेकिन उसे क्रोध क्यों आ रहा है? क्या सौरभ जीवन भर कुंवारा रहकर उसके गम में बैठा रहता? ठीक ही तो किया उसने, पर उसे इतनी जल्दी क्या थी? जब तक मेरी शादी कहीं तय नहीं होती तब तक तो इंतजार कर ही सकता था। अभिमानी सौरभ, ये मत समझना कि सुमिता के साथ तुम ही मधुर जीवन जी सकोगे। मैं भी आऊंगी तुम्हारे घर अपने विवाह का न्योता देने, तुमसे अधिक सुंदर स्मार्ट लड़के की खोज करके। माया ने हाथ में लिए हुए कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर डाले। माया के लिए उसके पापा ने वर ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन माया की नजरों में वे खरे नहीं उतरते थे। उसकी जोड़ का एक भी तो नहीं था। माँ और पापा कितना ही समझाने की कोशिश करते, लेकिन माया नहीं झुकी। अंत में पापा ने माया के लिए वर ढूंढना छोड़ दिया था। समय अपनी गति से घूमता रहा। 10 वर्ष जाने कैसे सपने से बीत गए। छोटी बहन और भाई की शादी हो चुकी थी। माया उम्र के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी थी जहां आदर्श टूट जाते हैं, कल्पनाएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं और जीवन अपने कटु यथार्थ के धरातल पर आ जाता है। प्यार, गुस्सा, बदला, सौरभ, सब कुछ मन के किसी अवचेतन कोने में जाकर दुबक गए थे। माया ने अनुभव किया कि अब उसे पुरुष की बलिष्ठ संरक्षक बाहों की आवश्यकता है। छोटी बहन की ससुराल से महेश आए थे। महेश ने माया से ब्याह करने का प्रस्ताव रखा था। महेश का व्यक्तित्व अति सामान्य और अनाकर्षक था। उनकी अपनी एक छोटी फैक्ट्री थी। क्या इस अनाकर्षक 42 वर्षीय प्रौढ़ के लिए ही उसने इतनी लंबी प्रतीक्षा की थी? लेकिन अपने मन की ख्वाहिशों को दबाकर माया ने महेश का हाथ थाम लिया। विवाह के अगले वर्ष सुषमा का जन्म हुआ था। माया अपनी पिछली कड़वाहट भूलकर बेटी में खो गई थी, पर माया के शांत जीवन में अचानक आंधी आ गई। महेश सुषमा को हॉस्टल में भेजना चाहते थे। माया ने लाख मिन्नतें की, पर महेश ने अपना निर्णय नहीं बदला। सुषमा के हॉस्टल में चले जाने के बाद माया गुमसुम सी हो गई थी। न ही वो महेश के साथ उसकी पार्टियों में जाकर घंटों बैठ पाती थी, न महेश की नीरस बातें सहन कर पाती थी। उसे सबसे अधिक खलती थी महेश की संगीत के प्रति अरुचि। न महेश को उसका वायलिन बजाना भाता था, न ही वो संगीत कार्यक्रमों में जाता था। माया का नौकरी करना भी उसे पसंद नहीं था। न कोई रोमांस, न रोमांच। माया दुख और अलगाव में जीते जीते पत्थर सी हो गई थी। दीदी जी, चाय बना लाऊं? दूध आ गया है। नौकरानी की आवाज से माया की तंद्रा टूटी और वो वर्तमान में लौट आई। सिर भारी हो आया है। अकेले 10 दिन वो नहीं रहेगी घर में, मौसी के यहाँ चली जाएगी। नौकरानी से चाय बनाने के लिए कहकर माया हाथ मुंह धोने चली गई। माया ने अपनी गाड़ी एक और खड़ी की और मौसी के लिए फल खरीदने स्टोर में घुस गई। कार्ड पेमेंट है? पेमेंट के लिए लाइन में खड़ी माया ये आवाज सुनकर चौंक उठी। लाइन में आगे खड़ी रिंकू को देखा। रिंकू! माया खुश हो जोर से बोली। रिंकू ने माया को बाहों में भर लिया। पेमेंट कर रिंकू माया की गाड़ी में आ बैठी। रिंकू अपना किस्सा सुनाने लगी।
उसने रिसर्च पूरा कर लिया था। उसी दौरान उसकी शादी हो गई थी। उसकी भी इकलौती बेटी है जिसकी पिछले अक्टूबर में शादी हो गई है। वो यहाँ पति के साथ आई थी, कुछ काम था उनका। रिंकू ने माया को नहीं छोड़ा, खोद खोद कर उसकी निजी जिंदगी के संबंध में पूछने लगी। कई वर्षों बाद किसी अपने ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। सो माया का मन मर्यादा त्याग कर उमड़ पड़ा। रिंकू, मैं पूरा जीवन भटकती ही रह गई, मुझे कुछ भी न मिला। आखिरकार मेरा अपना बनकर कोई भी तो न रहा। मेरे चारों ओर है केवल उदासी, उलझन, तनाव। मैं जाने कब टूट कर बिखर जाऊं। माया सिसक रही थी। रिंकू सिसकती माया को चुपचाप देखती रही। रोने दो जी भर, बरसों की घुटन आंखों की राह बह जाए तो माया का तनाव कुछ कम हो जाएगा। कक्षा में सबसे आगे रहने वाली माया की कुशाग्र बुद्धि उसे जीवन संग्राम में विजयी बनने की राह नहीं दिखा सकी। माया, रिंकू ने माया के कंधे पर हाथ रखा। माया सिर उठाकर भरे नेत्रों से रिंकू की ओर देख रही थी। माया, क्या इस सारे बिखराव का कारण तुम स्वयं नहीं हो? तुम में निर्णय करने और जोखिम मोल लेने की हिम्मत ही नहीं थी। किसी ज्योतिषी की ग्रह गणना में तो तुम्हें विश्वास था, लेकिन सौरभ के आश्वासनों पर, उसके दृढ़ संकल्पों पर तुम विश्वास नहीं कर सकी। हमने न सौरभ के ब्याह में जन्म पत्रियां मिलवाई, न मेरे ब्याह में ही। मैंने अपनी बेटी के ब्याह में भी पत्रियां नहीं मिलवाई। फिर भी हम सब सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माया, सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंतर्मन में सौरभ निराकार रूप में आज भी व्याप्त है। मन की यही गांठ महेश के साथ सुखद और आनंदमय जीवन जीने से तुम्हें निरंतर रोक रही है। रिंकू कुछ देर मौन बैठी रही, फिर माया के माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए बोली, माया जरा सोचो तो, आखिर महेश में ऐसी क्या कमी है? वे व्यस्त व्यवसायी हैं। उनके व्यवहार में उनका अपना संस्कार छाया हुआ है। संस्कारों को आसानी से बदला भी तो नहीं जा सकता। सुषमा को उन्होंने हॉस्टल में तुमसे छीनने के लिए तो नहीं भेजा है, बल्कि उसके अच्छे भविष्य के लिए ही भेजा है ना? माया, जरा सोचो, क्या तुमने अपने पति के साथ न्याय किया है? न कभी उनके व्यवसाय में दिलचस्पी ली, न उनके दोस्तों में। तुम्हारा सानिध्य तो महेश को कभी मिला ही नहीं। माया, ना तो तुम में सौरभ से ब्याह करने की हिम्मत थी, ना ही उसकी स्मृति में अकेले दृढ़ जीवन बिताने का साहस। तुम स्वयं को भी समझ नहीं पाई। रिंकू एक सांस में ही इतना कुछ कहकर हाँफने लगी। कुछ पल तक दोनों मौन बैठी सजल नयनों से सड़क की ओर देखती रहीं। रिंकू ने घड़ी की ओर देखा, फिर झट गाड़ी से उतर पड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माया, देर हो रही है, मैं चलूं? कम से कम जीवन के बचे चंद दिनों को अब महेश के साथ प्रसन्नता से जी लो। माया ने रुमाल निकालकर अच्छी तरह चेहरा पोंछ लिया। आकाश से छंटे बादलों की तरह उसे अपना मन साफ लगा। महेश, सुषमा, महेश का व्यवसाय, सब कुछ तो उसका अपना है। अब वो नहीं बिखरेगी, नहीं भटकेगी। उसे तो अभी बहुत कुछ करना है, पति के लिए, बेटे